नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स में आज हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको वैन वाल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन कराया था। आइए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है कॉन्स्टेंट्स, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो हेडिंग डालो क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है जी, और इन्हें हिंदी में कहते हैं क्रांतिक नियतांक। ठीक है जी, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? क्रांतिक नियतांक। तो जो क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो आपके संख्या में 3 होते हैं। ठीक है, एक तो क्रिटिकल, सबसे पहला कौन सा है? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सबसे पहली हेडिंग डालो क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है जी, इसे हिंदी में कहते हैं क्रांतिक ताप। ठीक है जी, क्या है हेडिंग? क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो ये कैसा टेम्परेचर है? ये ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर होने पर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है, किसी गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? यानी गैस तो गैस की फॉर्म में होती है ना, तो उसे लिक्विफाई यदि आपको करना हो तो आप टेम्परेचर को फिक्स रखना पड़ेगा। टेम्परेचर यदि ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उस गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि टेम्परेचर अधिक बढ़ेगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो है ना थर्मल एजिटेशन कारण मोशन करने लगेंगे, तो दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से, और इस कारण से टेम्परेचर बढ़ते ही गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। तो टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स रखी जाती है, कुल मिला के ये बात है ना। तो उस टेम्परेचर की फिक्स वैल्यू को ही क्या कहते हैं आप? क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। यानी टेम्परेचर की वो वैल्यू, वो फिक्स वैल्यू जिससे अधिक टेम्परेचर कर दें, यदि जिससे अधिक टेम्परेचर कर देने पर गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार का जो टेम्परेचर है उसे आप क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो मैं लिख देता हूं द टेम्परेचर। ठीक है, द टेम्परेचर अबव विच, यानी जिससे ऊपर। ठीक है, अबव माने ऊपर, विच माने जिससे। तो द टेम्परेचर अबव विच यानी वह ताप जिससे ऊपर या जिससे अधिक ताप पर क्या होगा? द गैस, जो गैस है, कैन नॉट, ठीक है, बी लिक्विफाइड। क्लियर है? द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। गैस को द्रवित यानी वह ताप जिससे अधिक ताप होने पर है ना गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, को मतलब लिख देना क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक है, तो द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, लिख देना आगे, इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, इसे आप क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और लिखना फिर इट इज डिनोटेड बाई टीसी। ठीक है, टी के सफिक्स में क्या रहेगा? सी रहेगा, तो इसे आप टीसी से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद मैंने बताया 3 है, एक तो क्रिटिकल टेम्परेचर और एक है क्रिटिकल प्रेशर और एक है क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर में रफ कर देता हूँ। समझ में आया आपको? यानी ऐसा टेम्परेचर अबव विच, है ना, जिससे अधिक ताप होने पर गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता, है ना। चाहे आप कितना ही प्रेशर बढ़ा लो, है ना भाई, टेम्परेचर यदि आप बढ़ाएंगे ना, जब गैस को लिक्विफाई किया जाता है तो ऊपर से प्रेशर लगाया जाता है ना, तो प्रेशर लगाकर वॉल्यूम कम हो जाता है और गैस का वॉल्यूम अधिक होता है, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है। तो जब वॉल्यूम कम होगा तो गैस कैसे बदल जाती है? लिक्विड में, है ना। लेकिन चाहे आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, यदि टेम्परेचर फिक्स वैल्यू के बराबर नहीं है, उससे अधिक है, तो फिर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप ठीक है कह सकते हैं द टेम्परेचर अबव विच, है ना, यानी वह ताप जिससे अधिक ताप होने पर द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, है ना, द्रवित नहीं की जा सकती गैस, चाहे आप कितना ही प्रेशर बढ़ा लो।
तो ये बात लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। तो द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है जी। फिर लिख देना, तो यानी दाब को बढ़ाकर, है ना, गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता, चाहे, है ना, कितना ही दाब लगा लो आप, यदि टेम्परेचर सर्टेन वैल्यू से अधिक है तो। और मैंने बताया इट इज़ डिनोटेड बाय टीसी, तो इसे टीसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। अगला है आपका क्रिटिकल प्रेशर। मैं रफ कर देता हूँ। देखो टेम्परेचर की प्लेस पर क्या आ जाएगा, प्रेशर। तो नंबर सेकंड है आपका क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है जी। और इसे हिंदी में कहते हैं क्रांतिक दाब। देखो क्रांतिक दाब क्या है, देखो आपको क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल प्रेशर तो समझ में आया, तो बिल्कुल ऐसा ही है भाई। आपको एक बात पता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर यदि हो जाए गैस का तो उसे लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता, अभी तो बताया। तो सुनो ध्यान से, इसका मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता गैस को, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर पर तो लिक्विफाइड किया जा सकता है, समझ गए। तो इसका मतलब है क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, ध्यान सुनना, क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी गैस को लिक्विफाइड करने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ता है गैस को लिक्विफाई करने के लिए, है ना, उस प्रेशर को ही आप क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। क्लियर है। तो यानी वो प्रेशर जो गैस को लिक्विफाई करता है किस पर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर, तो उस प्रेशर को आप क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। तो आप कह सकते हो द प्रेशर, है ना, विच लिक्विफाई, ठीक है, बल्कि लिक्विफाई जाएगा, करता है ना, सिंगुलर है तो ऐसे ही एस आएगी। तो द प्रेशर विच लिक्विफाइज, है ना, किसे लिक्विफाई करता है, ये करता है गैस को, ठीक है जी। द प्रेशर विच लिक्विफाइज द गैस, जो गैस को लिक्विफाई करता है, ठीक है, और किस पर, एट, मैंने कहा क्रिटिकल टेम्परेचर पर, तो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। भाई प्रेशर ही तो लिक्विफाई कर रहा है, प्रेशर मत लगाओ, कैसे लिक्विफाई हो जाएगी गैस, ठीक है। तो वो प्रेशर विच लिक्विफाइज, जो लिक्विफाई करता है गैस को, द्रवित करता है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर यानी क्रांतिक ताप पर, तो वह जो दाब है क्रांतिक दाब यानी कि क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। और इसे आप लिखते हैं पीसीसी, लिख देना नेक्स्ट लाइन में, इट इज डिनोटेड बाय पीसी, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो द रिक्वायर्ड प्रेशर, है ना, या ऐसे कह दो द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस, ऐसे कह सकते हो। यानी गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो प्रेशर आवश्यक है, रिक्वायर्ड है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज, ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर। तो लैंग्वेज तो बहुत तरीके से बन सकती है, मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो प्रेशर जो आवश्यक होता है किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए, या वो प्रेशर जो किसी गैस को लिक्विफाई करता है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर पर, तो उस प्रेशर को आप क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्रिटिकल प्रेशर के बाद अब चलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम पर, है ना, इसे कहते हैं क्रांतिक आयतन या क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे। क्रांतिक आयतन, ठीक है जी। देखो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, ये बेसिकली जो क्रिटिकल वॉल्यूम है वो 1 मोल गैस का वॉल्यूम है ना भाई। क्रिटिकल टेम्परेचर पर, क्रिटिकल प्रेशर पर जो 1 गैस का मॉलिक्यूल होता है, मतलब वॉल्यूम होता है किसी गैस, है ना, 1 मोल गैस है, उसका जो वॉल्यूम होगा क्रिटिकल टेम्परेचर पर, क्रिटिकल प्रेशर पर, तो उस वॉल्यूम को ही आप क्या कहेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं क्रांतिक ताप तथा दाब पर, क्रांतिक ताप तथा क्रांतिक दाब पर किसी गैस के 1 मोल के आयतन को क्रांतिक आयतन कहते हैं, ठीक है।
तो क्या कहेंगे, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, है ना, मैंने कहा क्रांतिक ताप पर, तो एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, लिख दो क्या आगे, तो द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है जी, इसे कहते हैं आप इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम, लिख देना नेक्स्ट लाइन से, इट इज डिनोटेड बाय वीसी, वी फॉर वॉल्यूम, सी फॉर क्रिटिकल। ठीक है, आप इसे वीसी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, तीनों कंप्लीट हुए, स्क्रीनशॉट लो इसका भी। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, क्रिटिकल टेम्परेचर आपने पढ़ा, क्रिटिकल प्रेशर पढ़ा और क्रिटिकल वॉल्यूम पढ़ा। इन्हें क्या नाम दिया गया था, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। तो अब क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी टीसी, पीसी और वीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उनका एक्सप्रेशंस निकालेंगे, है ना। तो ठीक है, वांडरवाल जो नियतांक थे, वांडरवाल कॉन्स्टेंट्स थे स्मॉल ए और स्मॉल बी, उनके पदों में, है ना, उनके टर्म्स में। तो आप हेडिंग डालो एक्सप्रेशंस ऑफ, ठीक है जी, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स यानी टीसी, पीसी और वीसी, इनकी वैल्यू निकालनी है। और किसके पदों में, तो इन टर्म्स ऑफ वांडरवाल कॉन्स्टेंट्स, है ना, यानी स्मॉल ए और स्मॉल बी। जो वांडरवाल कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, स्मॉल ए और स्मॉल बी, उनके पदों में टीसी, पीसी और वीसी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। समझ गए ना। तो चलो करते हैं फिर। तो ध्यान दो मेरी बात में, आप वांडरवाल गैस इक्वेशन तो जानते हो क्या होती है ना, मैंने पढ़ाई थी आपको लास्ट क्लास में भी, और उससे पहले भी बता रखी है क्या होती है। लिख देना, वी नो दैट वांडरवाल गैस इक्वेशन, है ना, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी। ठीक है जी, तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल लो, तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर कितना आएगा, आर टी अपॉन वी माइनस बी। तो ए अपॉन वी स्क्वायर उधर पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा आर टी अपॉन वी माइनस बी और माइनस का ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो P की वैल्यू निकल गई। अब जब P की वैल्यू निकल गई तो फिर देखो क्या करेंगे, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान देना, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स जानते हो ना भाई, P की जगह PC रख दो, है ना, T की जगह TC रख दो और V की जगह PC रख दो। ठीक है, ये पुट कर दिया आपने, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, PC बराबर हो जाएगा आर टी सी अपॉन वी सी माइनस बी। ठीक है जी, और देखो माइनस ए अपॉन वी सी का स्क्वायर, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आप यहाँ से एक बात सुनेंगे ध्यान से, यदि आप ग्राफ खींचते हैं ना P और V के बीच, है ना, यदि P और V के बीच ग्राफ खींचा जाए तो जो स्लोप होगी, स्लोप यानी प्रवणता, ठीक है, वो 0 होगी क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स पर। तो आप लिख लो ये, है ना, ये जो बात मैं बता रहा हूँ इसे यहाँ पर याद रखना है आपको। क्या कहेंगे लिखो, इफ़ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन P एंड V, ठीक है, कैपिटल P और कैपिटल V के बीच, तो देन द स्लोप, है ना, चलो मैं लिख देता हूँ देन के बाद, तो देन जो स्लोप है यानी कि प्रवणता ऑफ कर्व, जो स्लोप है कर्व की, वक्र की जो प्रवणता है एट किस पर, किन पर, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स पर, वो कितनी होगी, इज 0।
और स्लोप का फॉर्मूला तो आप जानते हो, है ना भाई। देखो यदि ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो आप जानते हो ना स्लोप कितनी होती है, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन वाई एक्सिस पर आपने पी लिया और एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया, वॉल्यूम। स्लोप पहले क्या होती थी, डी वाई बाई डी एक्स, पढ़ा है ना 10th क्लास में। और अब कितना हो जाएगा, वाई की जगह पी है तो डी पी और एक्स की जगह वी है, तो डी पी अपॉन डी वी क्या हो जाएगी आपकी स्लोप। ठीक है, तो मैंने कहा स्लोप जो है कर्व की क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स पर कितनी होगी, 0, यानी दैट इज डी पी अपॉन डी वी आपका कितना होगा, 0। देखो जब डी पी अपॉन डी वी 0 है तो डी टू पी ओवर डी वी स्क्वायर, मतलब अगेन डिफरेंशियल कर दो यदि इसका वी के रेस्पेक्ट में, तो वो भी तो 0 रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। क्लियर है, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं उधर का रफ कर रहा हूँ। समझ गए ना। तो अब आपको पता है क्या करना है, इस पी की इक्वेशन 1 से की हेल्प से डी पी अपॉन डी वी की हेल्प वो निकालो वैल्यू। ठीक है, और फिर डी टू पी ओवर डी वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, फिर वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, है ना, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो इसका मतलब है इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल कर दो वी के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू वी, तो क्या आएगा, डी पी अपॉन डी वी। देखो इसका कर रहे हो डी पी अपॉन डी वी ना आएगा, वी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। और देखो आर टी तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, तो आर टी तो ऐसे ही रहेगा। और अब किसका करना है डिफरेंशियल, 1 अपॉन वी माइनस वी का। देखो आर तो पहले से कांस्टेंट था, और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना आपको, स्लोप जो है किसी कर्व की क्रिटिकल कांस्टेंट्स पर 0 होती है, ये इस दौरान टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। मान लो टी है, ठीक है, तो तब देखो, तो आप लिख सकते हो डी पी अपॉन डी वी बराबर 0 एंड डी टू पी ओवर डी वी स्क्वायर बराबर 0। एक बात लिख दो इसके आगे, एट टेम्परेचर कैपिटल टी। मान लो ये जो बात है कहाँ पर है, वो टेम्परेचर कैपिटल टी पर है, तो टी तो अब कांस्टेंट है, तो मैंने कहा आर टी तो कांस्टेंट बनेगा, केवल बचा 1 अपॉन वी माइनस बी। ठीक है, और डिफरेंशियल कर रहे हो तो देखो क्या आएगा, चलो मैं लिख दूँ डी अपॉन डी वी, और किसका कर रहे हो डिफरेंशियल, वी माइनस बी का, 1 अपॉन वी माइनस बी का, तो ऊपर ले जाएं, वी माइनस बी की पावर -1 हो जाएगा, है ना। और माइनस का ए ऐसे रखो, डिफरेंशियल कर रहे हो आप किसका, v की पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाके, है ना, 1 अपॉन वी स्क्वायर था ना। तो डी पी अपॉन डी वी बराबर, देखो आर टी, देखो इसका करोगे तो माइनस तो शुरुआत में आ जाएगा, और v माइनस बी की पावर हो जाएगी -2, है ना। डिफरेंशियल जानते होंगे आप, ये माइनस शुरुआत में आएगा 2a और इंटू v की पावर हो जाएगी -3। ठीक है जी, तो डी पी अपॉन डी वी आपका कितना आया, और देखो ध्यान देना डी पी अपॉन डी वी तो 0 है, तो यहाँ तो 0 रख दो, और ये हो जाएगा माइनस का आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस 2a अपॉन वी क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं है, इस माइनस वाले को इधर ले जाओ प्लस में, तो ये बचेगा आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 2a अपॉन वी क्यूब, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बल्कि भी रुक जाओ, इसमें भी ये रख दो, p की जगह पी सी, t की जगह टी सी, और v की जगह वी सी रखो, तो ये जगह आर टी सी अपॉन वी सी माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a अपॉन वी सी की पावर 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, जिस प्रकार से आपने डी पी अपॉन डी वी निकाला है, ठीक उसी प्रकार से आप डी टू पी ओवर डी वी स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो एक बात सुनो, यहाँ पे अभी वैल्यू मत रखो क्योंकि इसे मानना पड़ेगा हमें इक्वेशन। तो डी पी अपॉन डी वी ये है इक्वेशन नंबर, इसे मानना पड़ेगा हमें 3rd, और इसे मान लो 4th। ठीक है जी, अब आपने फिर क्या किया, एक लाइन और बढ़ा लेना है, यहाँ अगली लाइन में ई से 0 रख दिया,
ठीक है, इस डी पी अपॉन डी वी को, तो ये बचेगा माइनस का आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a अपॉन वी क्यूब। ठीक है, अब समझ में आई बात? दोबारा देख लो, यहाँ तक तो आपको क्लियर ही है, मैंने बता दिया। तो आप डी पी अपॉन डी वी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपने इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल कर दिया वी के रेस्पेक्ट में, जो कि आपको यहाँ तक मिल चुका है डी पी अपॉन डी वी, है ना। फिर आप जानते हैं डी पी अपॉन डी वी तो जीरो है, तो जीरो रखा, तो ये ऐसे ही रहा, इसे उधर उठा के ले आए तो ये बना, और इस इक्वेशन में आपने p की जगह pc, t की जगह tc और v की जगह vc रखा, तो आपको इक्वेशन नंबर 4 मिली। ठीक है, अब जैसा आपने dp अपॉन dv के लिए किया, ठीक वैसा ही आपको d2p ओवर dv स्क्वायर के लिए करना है। ठीक है जी, तो है ना, जगह नहीं है हमारे पास, तो आप क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या करें, इस इक्वेशन का अगेन डिफरेंशियल कर दें v के रेस्पेक्ट में, है ना, तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे, है ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू p ऑफ इक्वेशन थर्ड। ये चलो मैं लिख दूं, डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू v, है ना, अगेन। तो देखो क्या आएगा, d2p ओवर dv स्क्वायर हो जाएगा ये तो, और बराबर माइनस का RT ऐसे रहेगा। और देखो जब इसका करोगे, चलो मैं लिख लूँ ज़्यादा, v माइनस बी की पावर माइनस 2 ना हो जाएगा, जब डिफरेंशियल कर रहे हो ऊपर ले गए पावर, और 2a बाहर डिफरेंशियल कर रहे हो v की पावर माइनस 3 का। तो d2p ओवर dv स्क्वायर बराबर आपका ये कितना आया, माइनस का RT, है ना, देखो माइनस का RT, और माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2, और v माइनस बी का पावर है 3 हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है? पावर कितनी हो जाएगी, 3 माइनस की, और ये 2a, है ना, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा -3, और v की पावर -4 हो जाएगा। समझते हो ना इतना? ये 0 है तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा RT, बल्कि 2RT हो जाएगा अपॉन v माइनस बी की पावर 3 माइनस 3 2 6 हो जाएगा, 6 है अपॉन v की पावर 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, फिर दोबारा से क्या पुट कर देंगे, आप पुट कर दो यहाँ पे, है ना, t की जगह tc, v की जगह vc और p की जगह pc। तो मैं रफ करूँगा, है ना, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। इक्वेशन सेकंड की तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसे रफ नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ। ठीक है ना, मुझे आवश्यकता पड़नी है इक्वेशन नंबर सेकंड की, ठीक है, और फोर्थ की, ठीक है, और अब जो आएगी उसकी। तो मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ। ठीक है जी, अब देखो क्या करेंगे, मैंने बताया, हाँ पहले तो इसे इधर ले जाओ, बराबर में ले जाओ, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2RT अपॉन v माइनस बी की होल पावर 3 बराबर है 6 है अपॉन v की पावर 4। और मैंने आपसे कहा कि v की जगह रख दो vc और t की जगह रख दो tc। p तो यहाँ है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 2RTC अपॉन vc माइनस बी की होल पावर 3 अपॉन वो बराबर 6 है अपॉन vc की होल पावर 4। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है जी, आपको tc निकालना है, pc निकालना है, vc निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 5 से डिवाइड कर दो, 5 को डिवाइड कर दो 4 से। ठीक है, यहाँ से मिलेगा कुछ, तो इक्वेशन 5 नोट करते चला करो साथ साथ, है ना, लिंक बना रहता है, नहीं तो स्क्रीनशॉट में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किसके बाद क्या है, बाद में नोट करोगे तो, है ना, तो साथ साथ नोट करते चला करो, फिर क्रम से होता चलता है और आपको भी समझ में आता है कि डेरिवेशन में चल क्या रहा है, कौन सी इक्वेशन कब उठाई। ठीक है, तो इसलिए साथ साथ
है ना, और सीरियसनेस भी बनी रहती है, कई बार उसके लाभ बता चुका हूँ। तो इक्वेशन 5 को डिवाइड करो 4 से, तो 2r TC अपॉन VC माइनस B की होल पावर 3 और बराबर हो जाएगा 6 अपॉन VC की पावर 4। हाँ, हमें डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो डिवाइड करना है, तो इक्वेशन 5 तो मैंने ऊपर लिख ली, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और अपॉन में क्या लिखूँ, इक्वेशन नंबर 4, तो RTC अपॉन VC माइनस B की होल पावर 2 और बराबर में क्या आएगा, ये इधर तो 6A अपॉन VC की होल पावर 4 और अपॉन यहाँ आएगा 2A अपॉन VC की होल पावर 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। इक्वेशन 4 को डिवाइड किया है आपने, वो इक्वेशन 5 को डिवाइड किया है 4 से, ठीक है जी। तो 5 को डिवाइड किया 4 से, तो समझ रहे हो ना। इसके बाद यहाँ से है ना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी सेकंड की, इसलिए मैंने छोड़ दी वो। तो यहाँ से देखो कुछ कटेगा, RTC कट जाएगा, A से A कट जाएगा, ठीक है, और 2 3 जा 6 हो जाएगा ये, ठीक है जी। बीच बीच वाले एक जगह, ऊपर नीचे वाले एक जगह हो जाएंगे, आपको पता है। तो ये वाले एक साथ, ये वाले एक साथ, ठीक है जी। तो देखो, चलो एक लाइन यहाँ पे लिख लेता हूँ, VC माइनस B का होल स्क्वायर है, ये ऊपर चला गया, और 2 तो है ही ऊपर, और अपॉन में है VC माइनस B की होल पावर 3, ठीक है जी। क्लियर है। और देखो 3 तो ऊपर है ही, ये VC की होल पावर 3 ऊपर पहुँचेगा, VC की पावर 3, और ये VC की पावर 4 नीचे है, ठीक है जी, क्योंकि बीच बीच वाले एक साथ, ऊपर नीचे वाले एक साथ। तो अब देखो क्या बचा, ये VC माइनस B की जो 2 पावर है ये तो कैंसिल हो जाएंगी ना। तो इधर देख लो, तो ये बचेगा 2 अपॉन VC माइनस B बचेगा बस केवल, है ना, 2 पावर कट गई, और ये बचेगा आपका 3 अपॉन VC, ठीक है जी। समझ गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2VC बराबर 3VC माइनस 3B, ठीक है जी। 3B को इधर ले जाओ, और देखो 3VC माइनस 2VC, तो VC बराबर कितना बचा, 3B, समझिए। VC बराबर कितना बचा, 3B। तो आपने VC तो निकाल दिया है, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे VC निकाला, ऐसे ही आप क्या निकाल देंगे, PC और TC। क्लियर है। तो है ना, एक स्क्रीनशॉट यहाँ तक का ले लो, ठीक है जी। तो VC निकल गया, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखो करना क्या है, VC निकालने के बाद ये जो VC की वैल्यू है, चाहे तो आप 5 में रख दो, चाहे 4 में रख दो। 4 मैंने रफ कर दी, ये रही अपॉन में, ठीक है। 5 में रखोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, पावर्स ज़्यादा है, तो 4th में रख दो, है ना। तो 4th इम्प्लाइज कर दो। इसके बाद देखो 4th इम्प्लाइज, 4th इक्वेशन ये लिखी अपॉन में, है ना। तो RTC अपॉन VC माइनस B है का होल स्क्वायर, और VC की जगह मैं रख रहा हूँ 3B, तो 3B माइनस B का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, 2A अपॉन VC की पावर 3 है ना, तो हो जाएगा 3B की पावर 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो ये देखो क्या बचा, RTC बराबर 2B बचा, तो 2B का होल स्क्वायर है, तो 2 का 4 हो जाएगा, और B का स्क्वायर हो जाएगा, 2A अपॉन 9B क्यूब हो जाएगा। आपको TC निकालना है। देखो 4 2 जा 8, 8 ऊपर पहुंचेगा, है ना, A और B स्क्वायर, ठीक है जी, और अपोन में है 9B क्यूब, और अपोन में R भी आ गया, ठीक है। और B की 2 पावर ऊपर वाली कट जाएंगी, तो ये बचेगा TC बराबर 8A अपॉन 9BR, ठीक है जी। TC भी निकल गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको, ठीक है। कितना आया, 8A अपॉन 9BR, है ना, बल्कि 9 नहीं आएगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 3 3 होते हैं 27, ठीक है। क्या आएगा, 27, यहाँ भी 27 कर दो,
तो TC कितना आया 8A/27BR, है ना। यहाँ तक का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या करेंगे, आपको VC निकाल दिया, TC निकाल दिया, PC निकालना है। तो PC निकालना है तो आप खुद समझ रहे हो, सेकंड में रख दे वैल्यू TC की और VC की, है ना, तो हो जाएगा। तो मैं इन्हें रफ कर देता हूँ, आपने अच्छे से नोट करते चल रहे होंगे। तो अब हम कौन सी इक्वेशन उठा लें, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वाली PC निकालना है ना। तो सेकंड इम्प्लाइज, देखो PC बराबर R, है ना, अपॉन VC माइनस B है और VC की जगह है 3B, ठीक है। R अपॉन VC की जगह 3B माइनस B और इनटू में है TC, तो TC की वैल्यू रखो 8A/27BR, याद भी रखनी है सब, VC TC कितने कितने हैं, और माइनस A अपॉन BC की वैल्यू है 3B और यहाँ क्या है स्क्वायर, ठीक है जी। तो PC बराबर आपका कितना आएगा, देखो 8AR अपॉन ये 2B बचेगा तो 27 दूनी 54 हो जाएगा, है ना, और B ये और B यहाँ से B स्क्वायर और इंटू R माइनस A अपॉन ये हो जाएगा 3 3 जा 9 B स्क्वायर, R से R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो काट दो इसे, 2 चौक 8 और 2 से 27 दूनी 54, ठीक है। तो देखो PC बराबर एलसीएम ले लो, 27B स्क्वायर एलसीएम आया तो 27B स्क्वायर तो अपन में ही, तो ये तो सिर्फ बचा 4A, ठीक है, और माइनस B स्क्वायर से B स्क्वायर 9 तिया तो 3A, ठीक है। तो आपको जो PC मिला है वो कितना मिला है, A बचेगा ऊपर A अपॉन 27B स्क्वायर, जो आपको PC मिला है वो कितना मिला है A अपॉन 27B स्क्वायर, ठीक है। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो। आइए आगे चलते हैं, है ना। मैंने बताया ये डेरिवेशन में TC PC और BC निकालना था, वो तो आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन कई बार साथ में दे सकता है या वैसे भी पूछ सकता है। एक वैल्यू और निकलवाता है RTC अपॉन PC VC, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, है ना। तो मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं कुछ चीज़ें रफ कर देता हूँ, ठीक है। क्या RTC अपॉन PC VC, ठीक है जी। RTC अपॉन PC VC क्यों निकालना है बताऊंगा। तो देखो इन्हें कुछ नाम दे लो। सबसे पहले हमारे ये आया था तो आप इसे इक्वेशन A मान लो, फिर ये आया था इसे इक्वेशन B मान लो, और फिर हमारा ये आया है तो इसे इक्वेशन नंबर C मान लो। तीनों के एक्सप्रेशंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है, और आपको, है ना, अलग से तो याद होना ही चाहिए। बाकी यहाँ पे आप इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इन्हें इक्वेशन मान के उठा लेंगे वहाँ से, ठीक है। यदि क्वेश्चन साथ में आता है और अलग से पूछे RTC अपॉन PC VC की वैल्यू, तो फिर आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट आप रख देंगे, तो है ना। इसी के हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग है ना, क्या है, जो हम वैल्यू निकालेंगे RTC अपॉन PC VC की, तो उसे कहते हैं क्रिटिकल कोएफिशिएंट। तो इसमें हेडिंग डालो वैल्यू ऑफ, सब हेडिंग इस हेडिंग के अंदर ही हेडिंग है वैल्यू ऑफ क्रिटिकल, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है जी, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कोएफिशिएंट। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, हिंदी में कहते हैं क्रांतिक गुणांक का मान। क्रांतिक गुणांक का मान आपको ज्ञात करना है, तो सुनो ध्यान से। ये जो RTC अपॉन PC VC है ना, इसे ही आप कहते हैं, याद रखना, क्रिटिकल कोएफिशिएंट, ठीक है जी। क्या कहते हैं, क्रिटिकल कोएफिशिएंट कहते हैं, यानी क्रांतिक गुणांक कहते हैं। और ये एक कांस्टेंट रहता है ना, ये क्या है, एक प्योर कांस्टेंट है ना। क्या है, ये एक प्योर कांस्टेंट है, एक शुद्ध नियतांक है ना। इसकी वैल्यू जो है भाई आप निकालेंगे वान डेर वाल गैस इक्वेशन की हेल्प से। तो जो इसकी वैल्यू है थ्योरेटिकली जो वान डेर वाल गैस इक्वेशन से आप निकालेंगे वो सभी गैसों के लिए सेम रहती है ना। लेकिन
प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, अलग अलग गैसों के लिए इसकी वैल्यू बदलती रहती है, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू वैन डर वाल गैस इक्वेशन से निकल के आएगी, प्रैक्टिकली जो वैल्यू होती है वो उससे अधिक होती है, यानी प्रैक्टिकल वैल्यू अधिक होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू कम होती है, ठीक है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपको इजी लैंग्वेज में लिख करके प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स में। टेलीग्राम चैनल यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिलते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो अब निकालो RTC अपॉन PC VC की वैल्यू। तो RTC अपॉन PC VC, तो देखो R, ये PC जो है इधर कोई लिख लो कहीं, A अपॉन 27 B स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या मानिए C, ठीक है जी। तो हमें वैल्यू निकालनी है RTC अपॉन PC VC। तो R भैया TC की वैल्यू रखो, क्या है 8A अपॉन 27 BR, ठीक है जी। और PC की वैल्यू रखो A अपॉन 27 B स्क्वायर, VC की वैल्यू रखो 3B। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, 27 से 27 कैंसिल। देखो इसके बाद हाँ R से R और कटेगा तो क्या बचेगा RTC अपॉन PC VC, ये बराबर बचेगा आपके, ध्यान देना 8 अपॉन 3 बच जाएगा बस, है ना। क्योंकि देखो 8 ये B स्क्वायर तो ऊपर पहुँचेगा, अपॉन 3 है B और B, बीच बीच वाले एक जगह जाएंगे ना, और ऊपर नीचे वाले एक जगह, तो ये बचेगा 8 अपॉन 3। और RTC अपॉन PC VC बराबर आपका आएगा 2.67, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू याद रखेंगे, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है जो आप वैन डर वाल गैस इक्वेशन की हेल्प से निकाल रहे हैं। वैन डर वाल गैस इक्वेशन की हेल्प से कैसे भाई, आपने ये TC PC VC ये सब वैन डर वाल गैस इक्वेशन की हेल्प से तो निकाले हैं, तो इसलिए जब आपने ये वैन डर वाल गैस इक्वेशन की हेल्प से निकाले तो इनकी हेल्प से आप ये निकाल रहे हैं RTC अपॉन PC VC। तो इसका मतलब है आपने इसकी जो वैल्यू ये क्रिटिकल कोफिशिएंट की जो वैल्यू कैलकुलेट की वो वैन डर वाल गैस इक्वेशन की हेल्प से ही कैलकुलेट की। तो थ्योरेटिकल वैल्यू है कितनी है 2.67, मैंने बताया प्रैक्टिकल वैल्यू इससे अधिक होती है। और थ्योरेटिकली तो ऐसा माना जाता है कि ये कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है इतनी ही रहेगी सभी गैसेस के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली अलग अलग गैसेस के लिए इसकी वैल्यू बदलती रहती है, ठीक है। तो ये आपका, और हाँ इसके बाद देखो एक हेडिंग और मैं आपको करा दूँ, आपसे पूछता है कई बार स्मॉल a की वैल्यू बताओ, यानी जो वैन डर वाल कांस्टेंट है, और स्मॉल b की, ठीक है। स्मॉल a और स्मॉल b की आप वैल्यू बताएं। तो स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू और निकाल देते हैं, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया, मतलब जो अब भी हेडिंग है वो भी इस डेरिवेशन के अंदर एक सब हेडिंग है, साथ में लग करके आ सकती है, नहीं तो अलग भी आ सकती है ना। तो क्या है वैल्यूज ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b, या एक्सप्रेशंस कह दो, ठीक है। स्मॉल a और स्मॉल b के एक्सप्रेशंस देखो, a निकालना है तो b स्क्वायर काट लो, मतलब b काट लो, b कैसे कटेगा, ये बड़ा है ना तो इसे ऊपर रखो, तो जब TC का स्क्वायर कर दे तो B का स्क्वायर होगा, TC स्क्वायर को PC से डिवाइड कर दे तो B स्क्वायर कट जाएगा, समझ गए ना। तो आप क्या करेंगे, आप निकालो TC स्क्वायर अपॉन PC, समझ गए। TC स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि B का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8A यानी 64A स्क्वायर, स्क्वायर करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, और 27 इंटू 27 और B स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपने TC स्क्वायर कर दिया और अपॉन में है PC, A अपॉन 27 B स्क्वायर। तो इससे पता है लाभ क्या हुआ, 27 B स्क्वायर कट गया, तो अब तो A बचा सिर्फ, तो A की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, समझ गए। बीच बीच वाले एक साथ, ऊपर नीचे वाले एक साथ, तो TC स्क्वायर अपॉन PC बराबर, नीचे तो कुछ है ही नहीं तो ऊपर बचेगा 64A स्क्वायर अपॉन, और ये हो जाएगा 27, है ना, A पहुँचेगा और ये हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है जी। तो क्या बचा ये TC स्क्वायर अपॉन PC,
बराबर एक ए बचेगा बस, तो ये हो जाएगा 64/27 r और इंटू में ए बचेगा ऊपर एक, है ना। इसे इधर ले जाओ तो ये जाएगा 27, है ना, r TC²/64 PC बराबर क्या आया a। ठीक है, तो इसे लिख दो आप, है ना। a बराबर क्या हो जाएगा 27 r TC²/64 PC। ये वांडरवाल कांस्टेंट है स्मॉल a, इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर दी है। ठीक है, 27 कितना है 27 r स्क्वायर दे रखा है, कहीं से r छोटा है देखो, हाँ r स्क्वायर ही तो है। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू जो दे रखी है आपको, दे रखी है, मैं मैच कर लेता हूँ। इसमें कहा 27/64 बिल्कुल सही, और r² TC²/PC। ठीक है, r² TC²/PC तो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखो, ये स्मॉल a की वैल्यू मिली आपको, और अब वैल्यू निकालेंगे स्मॉल b की। ठीक है, इधर देख लो, तो देखो स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है तो a काटना पड़ेगा आपको, और a कटेगा कट जाएगा डायरेक्ट जब TC से PC को भाग कर दो, या PC से TC को कर दो, लेकिन TC में ज़्यादा आ रहा है ना 8, 27 वगैरह, तो इसलिए TC ऊपर रखा, PC नीचे रखा। तो TC की वैल्यू रखो 8a/27 BR और अपॉन PC a/27 B²। तो 27 से 27 कटा, तो TC/PC बराबर, ठीक है, 8a B² हो जाएगा, ऊपर पहुंच गया B², और अपन बचा ABR। 8a B² ABR, तो A से A आपका कैंसिल हो जाएगा, B से एक B कट जाएगा, तो बचेगा 8/R इंटू B। ठीक है जी, और इसे इधर ले जाओ तो बचेगा R TC/8 PC बराबर B। आपको तो B निकालना है, तो B बराबर हो जाएगा R TC/8 PC। ठीक है जी, तो B बराबर आपका कितना आया R TC/8 PC। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, और कई बार आपसे A और B की निष्पत्ति निकलवा सकता है, यानी कि रेशो निकलवा सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड देखो एक छोटा सा टॉपिक और है, और वो रिलेटेड आपका वांडर वाल गैस इक्वेशन से भी है। मैंने आपको बताया था कि वांडर वाल गैस में कुछ कमियां हैं, है ना, अपने आप में पूरी तरीके से वो कंप्लीट नहीं है वो भी, तो उसकी कमियां पूछता है। तो मैंने कहा था कि कमियां बताएंगे, ये लिमिटेशंस बताएंगे एक डेरिवेशन करने के बाद। तो अब इस डेरिवेशन को आपने कर लिया है, अब इसकी वांडर वाल गैस इक्वेशन की कमियों के बारे में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। आइए देखते हैं, तो हेडिंग डालो, है ना, वांडर वाल गैस की कमियां या सीमाएं, है ना, कमियां कह सकते हो या सीमाएं कह सकते हो। तो इंग्लिश में कई वर्ड इसके लिए यूज होते हैं, जैसे कि एक वर्ड है आपका ड्रॉबैक्स। ठीक है, एक वर्ड क्या यूज होता है ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स का अर्थ भी कमियां होता है। और एक वर्ड आपका यूज होता है इंग्लिश में शॉर्ट कमिंग्स, और एक वर्ड यूज होता है लिमिटेशंस, सीमाओं के लिए, है ना, सीमाएं, लिमिटेशंस। ठीक है, ऑफ, तो ड्रॉबैक्स कह दे, शॉर्ट कमिंग्स कह दे, लिमिटेशंस कह दे, और ये सब किसकी हैं, ऑफ वांडर वाल गैस इक्वेशन। ठीक है जी, तो इसे तो चाहे आप अलग ही कर देना, सब हेडिंग ना मान करके, सब हेडिंग भी मान सकते हो डेरिवेशन की, बाकी अलग भी, है ना, इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो देखो एक पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया उस डेरिवेशन में ही, कि जो क्या नाम था उसका, क्रिटिकल कांस्टेंट है ना। इसका पहला पॉइंट सुनो, क्रिटिकल कांस्टेंट नहीं, क्रिटिकल कोएफिशिएंट, यानी कि क्रांतिक गुणांक जो है, यानी किसकी बात हो रही है, RTC/PCBC,
याद है ना आपको, अभी तो इसकी वैल्यू निकाली है। तो जो मैंने बताया आपको, है ना, लिख लो आप वो द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल ये कोफिशिएंट RTC अपॉन PCVC, है ना, इज नोट कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं रहती प्रैक्टिकली, मैंने कहा था ना थ्योरेटिकली तो इसकी वैल्यू सेम है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, बताया था ना। ठीक है, तो आप यही बात लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कोफिशिएंट, है ना, RTC अपॉन PCVC इज नॉट कांस्टेंट प्रैक्टिकली, है ना, तो प्रैक्टिकली कांस्टेंट नहीं है। एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसों के लिए इसकी जो वैल्यू है अलग होती है। और जो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है वो तो मैंने आपको बताई दी, द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कोफिशिएंट इज 2.67 या 2, है ना, 7 कह सकते हो, 2.68 कह सकते हो, कुछ भी मिल सकता है आपको आसपास का। तो पहला पॉइंट तो यही है कि इसकी वैल्यू भाई थ्योरी के अनुसार वान डेर वाल गैस इक्वेशन कह रही है कि सेम रहती है, लेकिन सेम रहती ही नहीं है। इसका मतलब तो वान डेर वाल गैस इक्वेशन सच बता नहीं पा रही, सही बात बता नहीं पा रही, इसका मतलब उसमें कुछ कमी है। तो ये भी एक कमी थी किसकी, वान डेर वाल गैस इक्वेशन की। ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जो वान डेर वाल कॉन्स्टेंट्स हैं, जो वान डेर वाल कॉन्स्टेंट्स हैं, आपको पता है कौन कौन से हैं, एक तो स्मॉल ए है और एक स्मॉल बी है। इनकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ठीक है, इसका मतलब है इनकी वैल्यू टेम्परेचर के बदलने से बदल जाएगी, और जब इनकी वैल्यू बदलेगी तो वान डेर वाल गैस इक्वेशन के द्वारा निकाले गए रिजल्ट भी अलग आएंगे, है ना। तो इसका मतलब है जब एक ही इक्वेशन है ना, और वो कभी कुछ कह रही है कभी कुछ कह रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी है ना, उसका रिजल्ट कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है दूसरी कमी क्या हुई कि द वैल्यूज ऑफ वान डेर वाल कॉन्स्टेंट्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, है ना, वेरी माने बदल जाते हैं, है ना, वेरी माने बदल जाती हैं वैल्यूज, या चेंजेस, या चेंज आएगा बल्कि चेंज या वेरी। ठीक है, ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर, ताप के बदलने पर इनके मान क्या है, बदल जाते हैं वान डेर वाल कॉन्स्टेंट्स के। कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी। और देखो एक बात और सुनो, Vc बराबर आपने पढ़ा 3b, है ना, वान डेर वाल गैस इक्वेशन के अनुसार, लेकिन जो इसकी Vc की एवरेज वैल्यू है, एवरेज Vc वो होता है 2b निकल के जो आता है। ठीक है, और ध्यान देना आर्गन के लिए Vc जो है आर्गन गैस के लिए निकल के आता है 1.41। ठीक है जी, कुछ और हाइड्रोजन के लिए ये निकल के आता है 2.48। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कुल मिला के क्या बात है, यानी देखो, हाँ इसमें बी भी तो लगेगा, तो कुल मिला के सीधी सी बात ये है कि जो एवरेज वैल्यू है Vc की वो तो 2b आ रही है ना, जो वैल्यू है आपकी वो 3b आ रही है। ठीक है जी, 3b कैसे, मतलब 3b है आपकी रियल वाली वैल्यू, मतलब जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, और ये क्या है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है जो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग आ रही है, तो उसका एवरेज कितना है 2b। तो मैंने कहा आर्गन के लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, आर्गन के लिए आ रही है 1.4b या 1.41b, है ना, चाहे तो एक डिजिट तक लिख लो या कैसे लिख लो। और देखो जो Vc है हाइड्रोजन के लिए वो कितनी आ रही है 2.48। अलग अलग बुक में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है, तो एक डिजिट तक ही लिख लो चलो, है ना। देखो तो मैंने कहा आर्गन के लिए जो Vc है, Vc आप समझते हो ना, क्रिटिकल वॉल्यूम, वो कितना है 1.4b, क्लियर है। और जो हाइड्रोजन के लिए है तो वो मिलता है, एक डिजिट में लिख रहे हो तो 1.2 के करीब आ सकता है ना, मतलब इतना तक आता है। तो देखो यहाँ Vc की वैल्यू अलग, यहाँ Vc की अलग, और इन सब के अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग आती है, तो एवरेज निकालते हैं तो 2b आता है, और वान डेर वाल गैस इक्वेशन करिए कि 3b आना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे वेरिएशन है नहीं, इसका मतलब है ये भी एक इसकी कमी है। ठीक है, कर लोगे ना, तो आप लिख सकते हैं। लैंग्वेज तो लिखनी कोई बड़ी बात नहीं है ना, थ्योरी सुन करके मतलब कॉन्सेप्ट को समझ करके लैंग्वेज लिखने का प्रयास किया करो अपने शब्दों में, है ना, तभी तो आप सीख पाएंगे।
भाई आपको लिखी लिखी लैंग्वेज मिल जाए तो फिर आपका है ना उसमें पुरुषार्थ क्या है। बाकी PDF नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, ठीक है। तो मैं चलो फिर भी बोल देता हूँ, आप एक बार है ना इसकी लैंग्वेज अपने आप लिख करके देखो इस पॉइंट को जब मैंने समझाया, और फिर अब है ना वीडियो को पॉज करके लैंग्वेज लिखो, और फिर जब लैंग्वेज लिख लो फिर वीडियो को दोबारा चलाओ और अब सुनो क्या कहेंगे। द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ VC इज 3B, है ना, अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, बट एवरेज वैल्यू ऑफ VC इज 2B एंड VC फॉर आर्गन इज 1.4B एंड VC फॉर हाइड्रोजन गैस इज 2.8B, है ना। सो देयर इज, है ना, देयर इज मैनी वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ VC। VC की वैल्यू में बहुत सारे वेरिएशन या चेंजेस हैं, तो ये भी एक इसका क्या है, ड्रॉबैक है या फिर शॉर्ट कमिंग है या लिमिटेशन है। तो वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन की है ना कमियां मैंने आपको करा दी हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और देखो आइडियल गैस इक्वेशन की लिमिटेशंस पूछे, शॉर्ट कमिंग्स पूछे या ड्रॉबैक्स पूछे, तो एक हेडिंग लिखवाई थी ना कि वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन कैसे अलग है। वैन डर वाल्स गैस का डेरिवेशन कराने से पहले एक हेडिंग कराई थी कि वैन डर वाल्स गैस कैसे अलग है, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन कैसे अलग है आइडियल गैस इक्वेशन से। तो उसमें आइडियल गैस की कमी बताई है, तो वो भी है ना क्या हो जाएगा, वो कमी हो जाएगी, लिमिटेशन शॉर्ट कमिंग से ड्रॉबैक्स हो जाएगी आइडियल गैस इक्वेशन की। बाकी PDF नोट्स में वहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।